मैं विप्लव पांडे, आपका एजुकेटर, जेहू स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस समय लोगों के मन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है यूपी स्पेशल के पेपर को लेकर, क्योंकि मार्केट में कोई भी जेन्युइन बुक इस पर अभी तक नहीं प्रकाशित हुई है। जैसा कि पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जैसी किताबें अभी तक यूपी स्पेशल के लिए नहीं आई हैं। तो लोग इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि वो एक बेहतर उत्तर कैसे लिख सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए मैंने आज पेपर 6 के टॉपिक मिनरल्स पर एक उत्तर लिखा है, और ये उत्तर हर एक एंगल से आपको बेहतरीन नंबर दिला सकता है। तो आइए ज़्यादा देर न व्यक्त करते बर्बाद करते हुए हम इसको देखते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण प्रस्तुत करें तथा आगे की राह बताइए। हो सकता है ये क्वेश्चन 12 नंबर का भी आ जाए, और हो सकता है ये क्वेश्चन 8 नंबर का भी आ जाए। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो उसके हम पहले हर एक पार्ट को हमें देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या डिमांड किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है कि खनिज का विवरण प्रस्तुत करना है प्लस आगे की राह भी बतानी है। तो क्वेश्चन अगर 8 नंबर का है, तो अगर आपने क्वेश्चन को सब पार्ट में डिवाइड करके दोनों को लिखा है, मतलब जितनी भी चीज़ें पूछी हैं अगर आपने उसको उत्तर किया, तभी जाके आपको 8 में से 4-4 नंबर के हिसाब से नंबर मिलेंगे। कहीं आपने विवरण को ज़्यादा वेटेज दिया, राह की रकम दिया, तो आपको कितना भी अपने अच्छा उत्तर लिखा हो, आपको नंबर उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चंस के हर एक पार्ट को एड्रेस किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, आप ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या आप इंट्रोडक्शन में किसी फैक्ट को बता सकते हैं या नहीं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में देश के उत्पादित कुल खनिज का मात्र 3% ही उत्पादित होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक फैक्ट को इंट्रोडक्शन में डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि जो एग्ज़ामिनर होगा उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये बच्चा डेटा को भी अच्छे से जानता है। ठीक है, फिर मैंने आगे लिखा है कि यूपी के दक्षिणी उच्च भूमि के बुंदेलखंड के और विंध्य क्षेत्र के 12 ऐसे ज़िले हैं जिनको खनिज बहुलता जनपद घोषित किया गया है। ठीक है, तो इससे इंट्रोडक्शन में मैंने एक चीज़ और दिखा दी कि मुझे यूपी के ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को भी जानता हूँ। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में एक डायग्राम ज़रूर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर यूपी का मैप बनाया और उसके दक्षिणी भाग को हाईलाइट कर दिया कि वो कौन से ज़िले हैं जहाँ पर कि खनिज का बाहुलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिखा दिया, ये ललितपुर क्षेत्र है जहाँ पर यूरेनियम है, सोना है। ये आपका प्रयागराज है जहाँ पर कांच बालू मिलता है। ये सोनभद्र है जहाँ कोयला मिलता है और चूना पत्थर मिलता है। तो और सबसे ज़रूरी बात ये है कि कई लोग डायग्राम बनाते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से मतलब एग्ज़ामिनर के हिसाब से फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप डायग्राम जब भी बनाएं तो उसको एक बक्से में ज़रूर बंद कर दें। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरी तरह से एक बक्से में बंद कर दिया है। ठीक है, और एक चीज़ और नोट करने वाली है कि आप डायग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन जरूर करें। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चित्र यूपी में खनिज का वितरण। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रख के अगर उत्तर लिखते हैं तो इससे आपको अधिकतम स्कोर अर्जित करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका कि देश में कुल उत्पादित खनिज का मात्र 3% यूपी में पाया जाता है, और इसके दक्षिणी क्षेत्र में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में 12 जिले ऐसे हैं जिनको खनिज बहुलता जनपद घोषित किया गया। एक डायग्राम डाल दिया गया। अब आते हैं पौड़ी पार्ट। तो जैसा कि हमें पता है कि क्वेश्चन की डिमांड ये है
कि हमें खनिज का वितरण प्रस्तुत करना है और आगे की राह बतानी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सब पार्ट ये है कि वितरण प्रस्तुत करें। तो वितरण क्या है भाई? तो यूपी में जो प्रमुख खनिज हैं हम उनका वितरण बताएंगे आप। ठीक, यूपी के प्रमुख खनिज क्या हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं साइंस के हिसाब से जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो धात्विक और अधात्विक खनिज। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्लो डायग्राम का इस्तेमाल किया है। चाहता तो मैं पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकता था, लेकिन अगर आपको अधिक स्कोर गेन करना है तो आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, डेटा, फैक्ट्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एरो और यहाँ पे एक एरो डाला और यहाँ पर धात्विक खनिज को अलग से डिवाइड किया और अधात्विक को यहाँ पर डिवाइड किया। ठीक है, तो धात्विक वे खनिज होते हैं जिसमें कि मेटल्स मतलब धातु मौजूद हो। ठीक है, तो धात्विक खनिज में सबसे पहला आ गया हमारा आयरन। तो लौह अयस्क, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये कहाँ पर पाया जाता है, जैसे कि मिर्ज़ापुर क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन यूपी में लौह की मात्रा बहुत ही सीमित है। तो आप इसको बता दीजिए कि लौह मिर्ज़ापुर क्षेत्र में पाया जाता है तथा इसकी मात्रा बहुत ही सीमित है। दूसरी तरफ अधात्विक खनिज में मैंने पहला लिया है कोयला। यूपी में कोयला 8वें स्थान पर यूपी कोयले का उत्पादक है। तो ये एक फैक्ट है और मैंने इसको यहाँ पर लिखा और उसको अंडरलाइन कर दिया या बक्से या गोले में डाल दिया। ठीक है, तो कभी भी आप डेटा को लिखें तो उसको अंडरलाइट, हाईलाइट ज़रूर करें ताकि एग्जामिनर उस पर नज़र पड़े और उसको आसानी से दिख जाए, ताकि वो आपको अच्छे नंबर दे सकें। ठीक है, दूसरा चीज़, कोयला कहाँ पर पाया जाता है? तो सोनभद्र के गोंडवाना क्षेत्र पाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं सिंगरौली क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है यूपी में। और इसी तरह तो धात्विक खनिज में फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि दूसरे नंबर पर मैंने लिया है तांबा को। तांबा के बारे में ज़्यादा विशेष नहीं है यूपी में कुछ, तो मैंने यहाँ पे एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि तांबा जो है वो ललितपुर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ललितपुर क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर मैंने अधात्विक में लिया है चूना पत्थर को। चूना पत्थर में चूँकि यूपी का स्थान काफ़ी अच्छा है तो मैंने वहाँ पर यूपी का स्थान बताया है कि यूपी चूना पत्थर में द्वितीय स्थान पर है, प्लस मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में ये पाया जाता है। तीसरे नंबर पर मैंने सोने को लिया है। सोना तो काफ़ी मतलब मूल्यवान खनिज है, तो इसको आप ज़रूर बताएं। जैसे कि यूरेनियम हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, इन खनिजों को आप बताएंगे तो इससे थोड़ा सा एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और प्लस उन खनिजों को जिसमें कि यूपी प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, जैसा कि कोयला हो, मतलब बॉक्साइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया। ठीक है, अब जैसे सोना है तो सोना आपको सिर्फ ललितपुर क्षेत्र में मिलेगा, शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर जिक्र कीजिए कि वे स्पेसिफिकली कहाँ पर पाए जाते हैं, और अगर आपको नदियों का नाम पता है तो आप उनको भी मेंशन कीजिए, इससे आपका उत्तर और इन्हेंस होगा। ठीक, फिर यहाँ पर मैंने लिया है संगमरमर को। ठीक है, संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फिर आगे लिया है मैंने बॉक्साइट को। बॉक्साइट पाया जाता है आपका बांदा में, चंदौली में, और जैसा कि हमको पता है रेणुकूट में हिंडाल्को का प्लांट लगा हुआ है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर मेंशन कीजिए, ये भी एक फैक्ट है। कांच बालू बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी के हिसाब से, प्रयागराज में इसकी प्रमुखता है, यूपी तीसरा उत्पादक है सबसे बड़ा। कम से कम पाँच खनिज आप दोनों के बारे में बताइए, धात्विक के भी और अधात्विक के भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कितनी खूबसूरती से एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से धात्विक और अधात्विक खनिज को अलग अलग करके समझा दिया, ताकि एग्जामिनर को काफ़ी आसानी से चीज़ें दिख जाएं। मैंने इसमें फैक्ट को भी डाला है, मैंने इसमें लोकेशंस को भी एड्रेस किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि हर एक पर्सपेक्टिव से ये आंसर काफ़ी बेहतरीन है। और अगर आप भी इसी तरह से उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं, हो सकता है कुछ लोग इससे अच्छा लिखें। ठीक है, तो मैं एक जनरल व्यू लेके चल रहा हूँ कि जो बच्चे एवरेज हैं, ठीक है, तो उनको इससे काफ़ी मदद मिल सकती है। हमारे चैनल का मूलभूत उद्देश्य यह है कि हर एक बच्चा यूपी स्पेशल में अगर उसको समस्या आ रही है तो उसको एक कंटेंट भी मिल सके, और साथ में कैसे उत्तर का आलेखन करना है, स्ट्रक्चरिंग करनी है इंट्रोडक्शन में, बॉडी में और कंक्लूज़न में, उसको भी ये भी चीज़ें पता चलती रहें। ठीक है, तो दूसरा पार्ट था उसमें आगे की राह। ठीक है, आप जब तक क्वेश्चन को पूरी तरह से एड्रेस नहीं करेंगे
आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितना भी उत्तर लिखें बेहतरीन, ठीक है। हो सकता है कि आप एक पार्ट को बहुत बेहतर लिख दें, दूसरे पार्ट को बहुत कम लिखें। इस कंडीशन में आपको 4-4 नंबर डिवाइड कर दिए जाएंगे और एक में हो सकता है 4 में 3 मिल जाए और एक हो सकता है 4 का आधा मिले, तो भी तो आपके नंबर 3.5 बन रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी तरह से सब पार्ट करने के बाद क्वेश्चंस को अच्छे से एड्रेस करते हैं दोनों पार्ट को, तो हो सकता है आपको 8 में 5 नंबर मिल जाए, ठीक है, जैसा कि मैंने इस उत्तर में कोशिश किया है। तो आगे की राह आपको ये बतानी है कि भाई हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि खनिज क्षेत्र जो होता है वो रोजगार पर क्षेत्र है। तो अगर हम खनिज क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को तलाशें और उसमें अवसर बढ़ाने के प्रयास करें, तो इससे भी खनिज उत्पादन में और समावेशी विकास में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। रोजगार से क्या होगा, विकास होगा, समावेशी विकास होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि पर्यावरण को भी हमको साथ में लेके चलना है ताकि संधारणीय विकास हो सके। तो पर्यावरण व पारिस्थितिकी के बीच संतुलन को भी बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने खनिजों को दोहन कर लिया और पूरी तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट वो डिस्टर्ब हो गया। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि पर्यावरण और परिस्थिति का संतुलन बने रखें, जिसको बोलते हैं संधारणीय विकास। मतलब ये अगर हम इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था माने और इसको अगर हम पर्यावरण माने, तो हमारा ये क्षेत्र जो है ये है हमारा संधारणीय विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो हमारा विकास कैसा होना चाहिए, संधारणीय विकास होना चाहिए। तो खनन का मतलब ये ना हो कि अत्यधिक दोहन ना हो करके एक समावेशी और संधारणीय विकास की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो और आगे की राह में हम देखते हैं कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि खनिज में जो राजस्व है अभी फ़िलहाल में 1.85% प्राप्त हो रहा है। इसको बढ़ाकर अगर हम 3% तक करते हैं तो इससे भी यूपी के जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप मतलब प्रभाव दे सकते हैं इसका। जो हमारा टारगेट है 2027 तक इसको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का यूपी को, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं कि ई टेंडरिंग, अगर आप किसी भी उत्तर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो वो उत्तर बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। वो दिखाता है कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने के बाद कैसे चीज़ों को टेक्निकली हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि ड्रोन का इस्तेमाल करने के बाद आपने किसी उत्तर में दिखा दिया, आपने साइबर जो हमले हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उनको कैसे टैकल करें उसको बारे में बता दिया। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा ई गवर्नेंस मॉडल को इस्तेमाल किया है अपने उत्तर में कि अगर हम लोग ई टेंडरिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी जो पारदर्शिता है वो बरकरार रहेगी और भ्रष्टाचार में थोड़ा लगाम लगेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको उत्तर में काफ़ी मतलब हेल्प करेंगी। प्लस अगर आप किसी भी मॉडल में मतलब उत्तर में पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल कर सकें तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है एक अच्छे उत्तर में। तो आप यहाँ पर दिखाएं, हमने यहाँ लिखा है कि निजी निवेश को आप प्रोत्साहित कीजिए, इससे उद्यमिता का विकास होगा, ठीक है। तो ये एक बेहतर मतलब पार्ट है। अगर आगे की राह को लिख रहे हैं तो आप इससे भी कंटेंट को ले सकते हैं, ठीक है। अब एक किसी भी उत्तर को संपूर्ण तब माना जाता है जब उसमें कॉन्क्लूज़न होता है, ठीक है। और कॉन्क्लूज़न कैसा होना चाहिए, वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। मतलब आप उसमें चीज़ों को संतुलित करते हुए आगे की राह बताने की कोशिश करते हैं कि और क्या मतलब कि हम कर सकते हैं और मतलब कैसे ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और भी। तो जैसा कि हमने कॉन्क्लूज़न को लिखा है यहाँ पर, अतः स्पष्ट है कि यूपी में खनिज क्षेत्र में पर्याप्त अवसर व्याप्त है तथा खनिज नीति 2017 की मदद से प्रदेश में समावेशी विकास तथा 2027 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी मतलब के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कितनी खूबसूरती से यह बता दिया कि यूपी में खनिज नीति 2017 बन चुकी है। अगर हम उसका विकास मतलब इस्तेमाल करें तो उससे समावेशी विकास होगा। कहीं भी अगर कॉन्क्लूज़न में आप एसडीजी लक्ष्य को इंगित करते हैं, उसको लिखते हैं, समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ को लिखते हैं और कुछ फैक्ट्स को जरूर डाल दीजिए। जैसे कि हमको पता है कि यूपी ने टारगेट किया हुआ है कि 2027 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर खनिज क्षेत्र को यूपी के इकोनॉमी से जोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये एक बेहतरीन कंक्लूज़न हो गया। अगर आपके
आपको मतलब कंटेंट में समस्या आ रही है तो आप इस कंक्लूज़न को हूबहू लिख सकते हैं। और आपको अगर क्वेश्चन 10 नंबर का है, 8 नंबर का है, अगर 8 नंबर का है तो आपको 5 नंबर से कम नहीं मिलेंगे। अगर 12 नंबर का है तो आप ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 6 से 7 नंबर मिलने ही मिलने हैं, अगर आपने ऐसी आंसर राइटिंग की है तो। ठीक है, तो हमारा समाधान बैच भी चल रहा है आंसर राइटिंग का, जैसा कि उत्कर्ष सर ने बताया है पहले भी आपको, और बार बार हम लोग आपको बताते रहते हैं कि अगर आप हमारे समाधान बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो सर का नंबर है 94 वाला, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए और हमारे बैच से जुड़िए, ऐसे ही मतलब अच्छे अच्छे उत्तर को प्राप्त करने के लिए, और यूपी स्पेशल में जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है उसको ख़त्म करने के लिए। तो मैं विप्लव पांडे आपकी इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।